हेलो दोस्तों, मैं अमृता रघुवंशी पढ़ाई.com में आपका स्वागत करती हूँ। साइंस आज हमने शुरू किया है और साइंस में आज हम शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी। आप जानते हैं कि साइंस को हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज़ बायो, सेकंड वन इज़ फिजिक्स एंड थर्ड वन इज़ केमिस्ट्री। आज हम यहाँ पर बायो शुरू करेंगे और बिल्कुल बायो बेसिक से शुरू करेंगे। साइंस से डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। साइंस की बात करें तो उसके बेसिक टॉपिक में आज हम शुरू करने वाले हैं कोशिका। कोशिका या सेल। हम ये जानते हैं कि इस संसार में या इस पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उन सब के शरीर का निर्माण एक छोटी यूनिट से होता है और उस छोटी यूनिट को हम यहाँ पर किस नाम से जानते हैं? कोशिका के नाम से जानते हैं। विज्ञान की भाषा में अगर हम बात करें तो कोशिका को हम डिफाइन करते हैं कि किसी भी जीव के शरीर की। अब जीव की जब मैं बात करूँगी, इसमें हो सकता है एक छोटा सा जीव चींटी हो या एक बड़ा सा जीव हाथी हो, एक कोशिका से बनने वाला अमीबा हो या बहुत सारी कोशिका से बनने वाला मनुष्य हो। उन सब के शरीर की जो संरचनात्मक इकाई है वो क्या होती है? कोशिका। दैट मीन्स हर एक जीव के शरीर का जो निर्माण है वो किससे मिलकर हुआ है? कोशिका से मिलकर हुआ है। दूसरा मैंने यहाँ पर लिखा है क्रियात्मक इकाई है। जैसे मैं बात करूँ मनुष्य की, तो हमारे जो शरीर हैं उसमें जितनी भी क्रियाएं होती हैं, चाहे वो श्वसन हो, चाहे वो पाचन हो, चाहे उत्सर्जन हो, दिमाग की कोई क्रिया हो, वो सारी की सारी जो क्रियाएं हैं वो किनके द्वारा संपन्न होती है? कोशिका के द्वारा संपन्न होती हैं। इसलिए मैंने इसे किसी जीव के शरीर की क्या कहा? क्रियात्मक इकाई कहा। क्या लिखा मैंने? जीव के शरीर की संरचनात्मक। दैट मीन्स हमारा शरीर मिलकर बना हुआ है जिस छोटी यूनिट से, उसे हमें क्या कहूँगी? कोशिका। और जो हमारे शरीर में बहुत सारे कामों को करती है उस छोटी यूनिट को मैं क्या कहूँगी? कोशिका। इसलिए कोशिका क्या हुई? किसी भी जीव के शरीर की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक जो संरचना है वो क्या होती है? कोशिका होती है। और थोड़ा सा कोशिका को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, जैसे हम किसी भी घर को बनाना चाहें तो हमें एक आधारभूत संरचना की ज़रूरत पड़ेगी। वो क्या होगी? ईंट। भाई मेरे पास ईंट है, मैंने 4 ईंटों को जोड़कर क्या बना दिया? दीवार बना दिया। मैंने 4 दीवारों को जोड़ा और क्या बना दिया? कमरा बना दिया। मैंने 4 कमरों को एक साथ रखा, मैंने क्या बना दिया? मकान बना दिया। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं कोशिका की तुलना इस ईंट से करूं तो मेरे शरीर की बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो वो क्या बना लेती हैं? ऊतक। तो यहाँ पर ऊतक क्या हुए? कोशिकाओं के समूह को मैं क्या कह रही हूँ? ऊतक कह रही हूँ। तो ऊतक क्या हुए? कोशिकाओं के समूह। तो कोशिकाओं ने मिलकर क्या बनाए? ऊतक। बिल्कुल वैसे ही जैसे ईंटों से मिलकर क्या बनी थी? दीवार बनी थी। ऊतक जब बहुत सारे मेरे शरीर में बने तो उन्होंने क्या बना लिए? अंग बना लिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे दीवारों से मिलकर क्या बना था? कमरा बना था। बहुत सारे अंग मेरे शरीर में मिले। अंग जब मिल गए तो मैंने क्या बना लिया? शरीर बना लिया। और इन शरीर को मैंने क्या कहा? एक जीव या एक जीव की संरचना उसे नाम दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे बहुत सारे कमरे आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं? मकान बना लेते हैं। तो बहुत सिंपल हुआ हमारे लिए कि कोशिकाएं मिलेंगी ऊतक बनाएंगी, ऊतक मिलेंगे अंग बनाएंगे और अंग मिलकर किसी जीव के शरीर का निर्माण बिल्कुल वैसे ही करेगा जैसे ईंटों से मिलकर दीवार, दीवारों से मिलकर कमरा, कमरों से मिलकर मकान बनता है और जिसकी तुलना मैं किसी जीव के शरीर से कर सकती हूँ। अब प्रश्न उठता है कि संसार में बहुत सारे जीव हैं, उन जीवों में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। हम जानते हैं कि हमारे शरीर की कोशिकाएं एक चींटी के शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं से आकार में अलग होंगी, संरचना में अलग होंगी, उनके कार्य करने का तरीका अलग होगा, उनकी प्रकृति अलग होगी। तो इसी आधार पर चाहे व्यापम की परीक्षा हो, चाहे सेंट्रल बोर्ड की परीक्षा हो या कोई भी परीक्षा हो, उसमें 2 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई अगर कोशिकाओं का आकार आप अलग अलग बता रहे हैं तो इस संसार में ऐसा कौन सा जीव है जिसके शरीर में सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है, या आकार की दृष्टि से जीवों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। और वहीं प्रश्न उठता है कि अगर छोटी कोशिका है तो जीव के शरीर में
या किस कोशिका का आकार सबसे बड़ा होता है। तो महत्वपूर्ण 2 बातें आप याद रखेंगे। पहली, जीव के शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है, या प्रकृति में जितने भी जीव हैं उनमें सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु की, या जो माइकोप्लाज्मा जीवाणु है उसकी कोशिका का आकार जो है वो सबसे छोटा होता है। अप्रॉक्स इसका जो आकार होता है 0.1 माइक्रोमीटर होता है। आकार पूछा नहीं जाता, ये सिर्फ आपको अंदाज़ा लगाने के लिए बताया गया है कि भाई आकार कितना छोटा। तो 0.1 माइक्रोमीटर इसका आकार होता है और ये सबसे छोटी कोशिका है और व्यापक में कई बार इसे पूछा जा चुका है। आगे बढ़े तो सबसे बड़ी कोशिका, आकार की दृष्टि से सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। 2 बातें हमें यहाँ पर पता चली कि अंडा जो होता है वो अपने आप में क्या है, एक कोशिका होती है, और शुतुरमुर्ग के अंडे का आकार जो है वो सबसे बड़ा होता है। 170 × 135 माइक्रोमीटर के समथिंग इसका आकार होता है। डाटा याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब हमने यहाँ पर सबसे छोटी कोशिका भी देखी, सबसे बड़ी कोशिका भी देखी। इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। सबसे लंबी कोशिका की मैं बात करूँ तो यहाँ पर तंत्रिका तंत्र, ये याद रखेंगे कि मनुष्य के तंत्रिका तंत्र की जो कोशिकाएं होती हैं वो सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। यहाँ पर विशेष बात कि तंत्रिका तंत्र में पाई जाने वाली कोशिकाओं को हम न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। दोनों बातें याद रखेंगे कि सबसे लंबी कोशिका तो मनुष्य के तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। तो 3 बातें हमने यहाँ पर याद रखी। सबसे छोटी का अगर कोशिका पूछी जाए माइकोप्लाज्मा जीवाणु, सबसे बड़ी कोशिका पूछी जाए शुतुरमुर्ग के अंडे की, और सबसे लंबी कोशिका पूछी जाए तो तंत्रिका तंत्र के, जो मनुष्य का तंत्रिका तंत्र जिसे हम न्यूरॉन के नाम से जानते हैं, उनकी कोशिकाएं जो हैं वो सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। 3 इम्पॉर्टेंट बात के बाद हम आगे बढ़े तो इस कोशिकाओं को समझाने के लिए या कोशिका सिद्धांत देखने से पहले 2 बातें देखिए, यहाँ पर हाईलाइट करके मैंने लिख रखी हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं कि जब जीव है उसके शरीर में कोशिकाएं हैं तो वो कैसे काम करती हैं, उनकी संरचनाएं कैसी होती हैं, उनकी प्रकृति कैसी होती है। इन सब का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे मैं साइटोलॉजी के नाम से जानती हूँ। ये प्रश्न हजारों बार हजार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है कि कोशिका के अध्ययन को आप किस नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे कि कोशिकाओं के अध्ययन को आप साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, साइटोलॉजी के नाम से इसे जाना जाता है। आगे मैं बात करूं कोशिका के अध्ययन को मैं साइटोलॉजी के नाम से जानती हूँ। आगे दूसरी महत्वपूर्ण बात मैंने यहाँ पर लिख रखी है कि कोशिका जो है इसकी खोज, इसका मतलब कि जीव के शरीर का निर्माण कोशिका से हुआ या सूक्ष्म संरचना को मैंने कोशिका कहा, इस बारे में सबसे पहले मुझे रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इस रॉबर्ट हुक ने 1965 में कोशिका की क्या की थी, खोज की थी, और हमें बताया था कि जीव का जो शरीर है उसके निर्माण की मूलभूत इकाई जो है वो क्या होती है, कोशिका होती है। और ये जो कोशिका है इसकी खोज 1965 में की और अपनी एक किताब माइक्रोग्राफिया में कोशिका के बारे में संपूर्ण जानकारी रॉबर्ट हुक ने हमें दी। क्या विशेष बात याद रखना है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, इसके बारे में जानकारी इसकी किताब कौन सी थी, माइक्रोग्राफिया। ईयर कौन सा था, 1965। विज्ञान में बहुत ज़्यादा ईयर नहीं पूछे जाते, जो विशेष ईयर आपको ध्यान रखना है वो यहाँ पर नोट डाउन किए जाएंगे। हर एक चीज़ का आपको ईयर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वो याद रखेंगे। जैसे 1965 पूछा गया है एक आधा बार कि भाई कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किस ईयर में की, तो 1965 में की। किताब का नाम याद रख लेंगे, माइक्रोग्राफिया में इसने अपनी सारी की सारी कोशिका के बारे में जानकारी प्रस्तुत की थी। ये कोशिका के बारे में कुछ विशेष बातें हमने देखी। आगे हम कोशिका की बात करें तो कोशिका की संरचना को समझने के लिए कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। कोशिका सिद्धांत प्रश्न हजारों बार हजार परीक्षाओं में रिपीट हुआ कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया।
तो दो वैज्ञानिक हुए, स्लीडन और स्वान। स्लीडन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की संरचना को समझाने के लिए 1838-39 में अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया और जिसे हम कोशिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं। कोशिका का सिद्धांत इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था या इतना ज़्यादा ये प्रख्यात नहीं हो पाया क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा कोशिका के बारे में हमें जानकारी नहीं दी। इसने दो पॉस्टुलेट दिए या दो मुख्य बिंदु हमें कोशिका के बारे में इसने बताया, जिसमें से पहला है कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। इसने ये कहा कि अगर किसी जीव के शरीर में कोशिका नहीं है तो वो जीव की उत्पत्ति संभव ही नहीं है, या हर एक जीव जो है उसके शरीर का निर्माण या उसकी उत्पत्ति किसके द्वारा होती है, कोशिका के द्वारा होती है। अगर कोशिका नहीं तो हम किसी जीव की उत्पत्ति नहीं कर सकते, उसमें किसी भी प्रकार की क्रियाओं का पाया जाना संभव नहीं होगा। दूसरी विशेष बात इसने ये बताई कि कोशिका जो है वो अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई होती है। इसका मतलब ये हुआ, स्वतंत्र इकाई का मतलब है कि किसी भी काम को करने के लिए आपको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ऑटोनॉमस कॉलेज की हम बात करते हैं या होलकर साइंस एक ऑटोनॉमस कॉलेज है, तो हम ये समझ पाते हैं कि खुद नियम बनाएगा, उसके खुद के रेगुलेशंस होंगे, परीक्षाएं खुद कराएगा, कॉपी खुद चेक करेगा, रिजल्ट खुद डिक्लेयर कर देगा। इसके लिए उसे किसी यूनिवर्सिटी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। उसी तरह अगर कोशिका अपने आप में एक ऑटोनॉमस या स्वतंत्र इकाई है तो इसका मतलब है अपने सभी कार्यों को करने के लिए कोशिका अपने आप में क्या होगी, स्वतंत्र होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी जीव का शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना हुआ है, जैसे हम सभी जानते हैं कि अमीबा एक कोशीय जीव है, उसका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है, इसका मतलब है कि उसमें होने वाली सभी क्रियाएं उस एक कोशिका के द्वारा संपन्न होगी, उसे किसी दूसरे की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अर्थात कोशिका अपने आप में स्वतंत्र इकाई है जो शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचय क्रियाएं, पाचन, श्वसन इत्यादियों को कराने के लिए अपने आप में क्या होती है, स्वतंत्र होती है। यहाँ पर एक विशेष बात आप याद रखेंगे, मैंने ये लिख रखा है कोशिका सिद्धांत, इसके दो बिंदु भी हमने देखे। यहाँ पर देखिए हाईलाइट करके लिख रखा है अपवाद। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि भाई कोशिका सिद्धांत का अपवाद किसे माना जाता है, तो वायरस जो है वो कोशिका सिद्धांत के अपवाद के रूप में जाने जाते हैं। कैसे जाने जाते हैं? कोशिका सिद्धांत ये कहता है कि सभी जीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो हम जानते हैं कि वायरस अगर एक जीव है तो क्या इसका शरीर भी कोशिकाओं से मिलकर बना होना था ना भाई। कि अगर आप ये कह रहे हैं कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार आप ये मान रहे हैं कि जीव का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, तो इस सिद्धांत के आधार पर तो वायरस का शरीर भी कोशिकाओं से मिलकर बना होना था। लेकिन हम ये जानते हैं वायरस के शरीर में कोशिकाएं नहीं पाई जाती, इसका शरीर केवल डीएनए से मिलकर बना होता है, जो किसी भी जीव के अंदर जाकर उसी से न्यूट्रिशन को गेन करता है और उसके अंदर क्या करता है, अपने आप को विकसित डीएनए के थ्रू 1 से 2, 2 से 4 में उसके शरीर में आगे वृद्धि करता रहता है। तो क्या समझे हम कि कोशिका सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक जीव का शरीर जो है वो कोशिका से मिलकर बना होता है, और अपवाद के स्वरूप में हम इसे किसे मानते हैं, वायरस। तो याद रखेंगे कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्लीडन और स्वान ने दिया, और इसके अपवाद के रूप में आप किसे जानते हैं, वायरस को जानते हैं। कई बार ये पूछा गया है। आगे बढ़े, हम कोशिकाओं की बात करें, हम ये जानते हैं कि जीवों में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और दूसरा बांटा गया है यूकैरियोटिक कोशिकाओं। प्रोकैरियोटिक की बात करूं तो अगर मैं इस प्रोकैरियोटिक को दो भागों में बांट दूं तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है प्रो और दूसरा भाग मुझे दिखाई देता है कैरियोटिक। प्रो की बात करूं तो हो जाता है आदिम। आदिम मतलब विकास की प्रारंभिक अवस्था, और कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक। तो प्रोकैरियोटिक ऐसी कोशिकाएं हैं जिनका केंद्रक विकास की प्रारंभिक अवस्था में होता है, मतलब पूरी तरह से जिन कोशिकाओं का केंद्रक विकसित नहीं है उन्हें आप क्या कहिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहिए। ऐसी कोशिकाएं जिनमें
यूकैरियोटिक कोशिकाओं की अगर मैं बात करूं तो इस शब्द को तोड़ने पर मुझे दिखाई देते हैं यू प्लस कैरियोटिक। यू का मतलब होता है सुविकसित और कैरियोटिक का मतलब होता है केंद्रक। ऐसी कोशिकाएं जिसका केंद्रक पूरी तरह से सुविकसित हों उसे मैं क्या कहूँगी, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहूँगी। जितने भी प्रारंभिक अवस्था के जीव हैं या अमीबा या निम्न श्रेणी के जीव हैं उनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, मतलब इनका केंद्रक पूरी तरह से विकसित नहीं था। इनमें कोशिका के बहुत सारे अंग जैसे मान लीजिए गोल्जी बॉडी हुआ, राइबोसोम हुआ या दूसरे जो अंग हैं वो अविकसित थे, पूरी तरह से विकसित नहीं हुए थे। वहीं दूसरी ओर अगर मैं यूकैरियोटिक की बात करूं तो सारे कोशिकांग गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये पूरी तरह से यहाँ पर मुझे विकसित होते हुए दिखाई दिए, जैसे कि मनुष्य। यूकैरियोटिक कोशिकाएं इनमें पाई जाती हैं जो पूरी तरह से विकसित होती हैं। आगे हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जितनी चीज़ें हमने यहाँ पढ़ी, कुछ शब्द आए उनसे रिलेटेड हम यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ऊतक पढ़ा कि भाई ऊतक क्या, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया कि अगर कोशिकाओं के समूह को आप ऊतक कह रहे हैं तो ऊतकों के अध्ययन को आप क्या कहेंगे, तो हिस्टोलॉजी कहेंगे। तो ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। दूसरा हमने यहाँ पर पढ़ा कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु की होती है। तो अगला यहीं से उठकर एक आ गया कि भाई जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। यह विज्ञान की वह शाखा जिसमें आप जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं उसे आप कहिए बैक्टीरियोलॉजी। अगला एक यहीं पर इंपॉर्टेंट बात आता है कि भाई आप बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन कह रहे हैं तो बैक्टीरियोलॉजी के पिता कौन हैं, तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है एंटीवान ल्यूवेन हॉक। या एंटीवान ल्यूवेन हॉक ने सबसे पहले जीवाणुओं के बारे में बताया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। अगला मैंने यहाँ पर एक पढ़ा कि कोशिका सिद्धांत के अपवाद के रूप में मैं किसे जानती हूँ, तो वायरस को जानती हूँ। वायरस से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमने यहाँ पर देखा कि वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वायरोलॉजी कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आप वायरस का अध्ययन करते हैं उसे आप क्या कहिए, वायरोलॉजी कहिए। और फादर ऑफ वायरोलॉजी इवानोविस्की को जाना जाता है, या वायरोलॉजी के पिता जिसे हम कहते हैं वो होते हैं इवानोविस्की। तो आज के इस छोटे से लेक्चर में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट बातें पढ़ी जो कभी ना कभी किसी ना किसी परीक्षाओं में हमेशा रिपीट होती रहती हैं, वो हमने देखी। देखते हैं यहाँ पर कोशिका याद रखने वाली, 1 मिनट में रिवाइज करने वाली जो बातें हमने देखी वो देखी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी किसने खोजा, रॉबर्ट हुक। कब खोजा, 1965। किस किताब में खोजा, माइक्रोग्राफिया में खोजा। कोशिका की तुलना किससे की गई, ईंट से की गई। कोशिका के समूह को क्या कहेंगे, ऊतक। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। कोशिका, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या, जीवाणु। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे लंबी कोशिका मनुष्य के तंत्रिका तंत्र की कोशिका। तंत्रिका तंत्र की कोशिका को किस नाम से जानते हैं, न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने पब्लिश किया, स्लीडन और स्वान ने किया। कब किया, 38 से 39 में किया। कोशिका सिद्धांत के अपवाद को किस नाम से जानते हैं, वायरस के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, इनके शरीर का निर्माण किसी भी कोशिका से नहीं होता। फिर हमने पढ़ा 2 प्रकार की कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ऐसी कोशिकाएं जिनका केंद्रक पूरी तरह से विकसित नहीं था। यूकैरियोटिक जिनका केंद्रक पूरी तरह से क्या था, विकसित था। इसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़े। इस लेक्चर के पार्ट 2 में अब हम कोशिका की संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि अगर जीव के शरीर में एक कोशिका है तो उस कोशिका का निर्माण किन छोटे छोटे अंगों से मिलकर होता है, जिनकी हेल्प से एक कोशिका आगे जो है विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न करती है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।